पार्टी समर्थकों में दिखी खुशी। धौलपुर में टेस्ट ड्राइव के लिए बड़ा ग्राउंड तैयार। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिया जाएगा टेस्ट। कार्यालय के बाहर दलालों का लगा जमावड़ा। बयाना में राजकीय सम्मान से हुई पूर्व सांसद की अंत्येष्टि। शव यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। पूर्व सांसद को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सांगड़िया में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव की दिखी लापरवाही। सचिव की लापरवाही से किसान परेशान। किसानों को नहीं मिलती सुविधाएं। मंडावड़ी में लक्ष्मीनाथ मंदिर में बाबा श्याम का सजा दरबार। भक्तों ने की भगवान की पूजा अर्चना। एकादशी पर सजा खाटू नरेश का भव्य मंदिर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और साथ ही वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह चौहान सिरोही को भारतीय जनता प्रदेश के चुनाव प्रबंधन के प्रदेश सह संयोजक बनने पर प्रदेश नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी देकर के पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह चौहान वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य और राजसमंद के जिले के प्रभारी भी हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह चौहान की नई जिम्मेदारियां मिलने के चौहान के समर्थकों में भी इसकी खुशी की लहर देखने को मिली है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक नया पद मिला है और सतीश पूनिया ने भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता और साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता भी माने जाते हैं वीरेंद्र सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रबंधन में प्रदेश सह संयोजक के पद पर बनने का नेतृत्व उन्होंने किया है, जिसको लेकर के उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उनके साथ साथ जो इनको ये पद दिया गया, इन्होंने जिम्मेदारी अपनी संभाली। उनकी जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ उन्होंने ये वादा भी किया है कि जिस विश्वास के साथ इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस विश्वास के साथ लोगों ने इनको इस पद के लिए चुना है, उस पद को ही गरिमा बनाते हुए ये हमेशा लोगों की साथ देंगे और साथ ही लोगों की खुशियों में भी शामिल होंगे। नेशनल हाईवे संख्या 3 पर स्थित सदर थाना धौलपुर रोड पर परिवहन कार्यालय के यहां पर टेस्ट ड्राइव के लिए बड़ा ग्राउंड तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ टैब के माध्यम से प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने के नियम शासन द्वारा तय किए गए। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां पर आरटीओ जो कार्यालय है उनमें इन दिनों दलाल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां पर उनका बोलबाला है, इन्हीं के हिसाब से कार्यालय संचालित हो रहा है। वहीं कार्यालय में प्राइवेट लोग ही कार्य करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लाइसेंस बनवाने पर यहाँ के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बैठक कर्मी भी बैठाए जाते हैं। ऐसे में परिवहन कार्यालय की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन कार्यालय के बाहर दलालों की दुकान लगी हुई है। परिवहन कार्यालय के जो बिना मार्कशीट के ही, बिना टेस्ट ड्राइव के ही लाइसेंस बनाने का जिम्मेदारी ले लेते हैं और बना कर भी देते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आरटीओ जो है, क्या आरटीओ वो दलालों से चल रहा है? आरटीओ के बाहर ऐसे दलाल बैठते हैं तो क्या जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हो रही? आखिर इनको जो दलालों का जो ये दुकान है वो किस तरह से चल रहा है? क्या इनके पीछे अधिकारियों का हाथ है? आखिर किनके शय पर ये दलाल सक्रिय है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। वहीं साथ ही जैसा कि आप देख सकते तस्वीरों में किस तरह से दलाल जो है वो उनके दलालों की ये पूरी जो गुट होती है वो अपने आरटीओ के बाहर बैठी रहती है और लाइसेंस बनवाने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। वही लाइसेंस बनवाने के नाम पर बिना परीक्षा, बिना टेस्ट ड्राइव के ही लाइसेंस उनको बनवा कर देते हैं। उसके साथ साथ ये आश्वासन देते हैं कि आप बस पैसे दीजिए, लाइसेंस मैं आपको घर बैठे ही पहुंचा दूंगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों को ये बात कैसे नहीं मालूम पड़ती है, जब ये बिचौलिए आकर के, दलाल जैसे आकर के वो लगातार लोगों का लाइसेंस बना करके दे देते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि और जो लोग मेहनत करके ड्राइविंग लाइसेंस पाते हैं और ऐसे में इनको पैसे जो मुंह मांगे जो पैसे हैं वो ये मांगते हैं और मुंह मांगे पैसे इनको मिलते भी हैं, क्योंकि
लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में इनको मुंह मांगे पैसे देते हैं और जो दलाल है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से ही सक्रिय हैं। और दलालों पर आखिर कार्रवाई कब होगी, ये फिर से एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये दलाल सक्रिय कैसे हैं, किनकी शय पर ये दलाल इस तरह से सक्रिय हैं और आरटीओ के बाहर धड़ल्ले से लोगों के सीधे सामने आकर के अपना काला कारोबार चला रहे हैं। ना तो इन पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई इन पर शिकंजा कस पा रहा है। लालसोट उपखंड के मंडावरी स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में श्याम सेवक परिवार के तत्वाधान में एकादशी पर खाटू नरेश का भव्य स्वागत और भव्य अलौकिक दरबार सजाया गया था। मंदिर में रंगीन गुब्बारे लगे हुए, तो वहीं साथ ही रंगीन गुब्बारों के साथ साथ रंग बिरंगी रोशनियों से मंदिर जगमगा रहा था। उनकी सजावट भी काफी खास थी। महंत हुकुमचंद कैलाश शर्मा ने लक्ष्मीनाथ मंदिर भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक कर अद्भुत श्रृंगार किया। इमरान म्यूजिकल ग्रुप के साथ ही महेश परमार, रोशनी और साथ ही साथ जो लोकेश शर्मा थे और बाकी लोग भी इसमें मौजूद थे। वहीं साथ ही अजय शर्मा द्वारा भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। भजनों की रसगंगा के बाद महाआरती कर प्रसाद भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मोहनलाल मिश्र, विक्की सोनी, विनोद मोदी और साथ ही गिरिराज मीणा और बिट्टू गोयल, श्याम सेवक जो परिवार थे लालसोट के और साथ ही साथ मंडावरी के श्याम प्रेमियों ने भी भजनों की रसगंगा का आनंद लिया है। ये जो मोबाइल है ना, इतने सारे स्टोरेज फुल हो गया, तो ये नाटी को बात कर रहे हैं जितने भी भक्त सांगरिया में जैसा कि आप देख रहे थे, ये भजन गायन कार्यक्रम चल रहा था। वहीं साथ ही साथ सांगरिया में पंचायती धर्मशाला में महावीर दिव्यांग सेवा समिति जयपुर द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि पहले दिन ही 500 कृत्रिम अंग का वितरण कर दिव्यांग लाभान्वित किए गए। और साथ ही साथ शिविर में पहले दिन पहुंचे जिला कलेक्टर नतमल डीडेल ने बताया है कि दिव्यांगों के लिए महावीर दिव्यांग सेवा समिति बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। ये राज्य में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। वहीं साथ साथ ये एक ऐसे सहायता मॉडल है जिसे पूरे जिले में लागू किया जाएगा। ये शिविर 13 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक लगाया जाएगा और लगभग 1500 दिव्यांगों की जो सहायता करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। वही शिविर में कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा रही है और शिविर में सबको मास्क लगाकर आने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ शिविर में कृष्ण जैन, अशोक और साथ ही अशोक सिंवर, राजेश डोडा, कुलदीप सहारण, राजेंद्र अमरनाथ पेंटर सहित तमाम लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ पर यह निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया था। इस तरह के आयोजन के ये जो आयोजन है वो तरह तरह के आयोजन ये लगातार इस तरह के आयोजन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ इनके जो शिविर के जो आयोजन करता है उनकी भी काफी सराहनीय पहल देखने को मिली, जिसकी वजह से लोग भी काफी तारीफ करते हुए इनके नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही एक सहायता मॉडल के तौर पर ये काम कर रहे हैं। इस शिविर का आयोजन आपको बता दें कि 13 से 15 जनवरी तक के लिए लगाया गया था। वहीं इस शिविर के दौरान यह शिविर के अंतर्गत ही 1500 दिव्यांगों को सहायता करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और शिविर में कोरोना के मद्देनजर भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी, जिसमें कि जो कोरोना वैक्सीन की जगह जगह पर डोज दी जाएगी और साथ ही साथ इस शिविर के अंतर्गत ही कोरोना वैक्सीन की भी डोज दी जाएगी, ताकि लोगों के साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी कोरोना से बचाव किया जा सके। और दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग भी इसमें वितरित कर दिव्यांगों को लाभान्वित भी किया गया है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम बाड़मेर की महासचिव और राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय की स्वरूपणी मालियो और साथ ही वासब्रांदा की राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका गीता माली ने मकर संक्रांति के अवसर पर जसधारी गोराधाई के चरितार्थ का अनुसरण करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए विद्यालय में फिसल पट्टी बनवाकर एक नवीन प्रेरणा प्रदान की है। आपको बताते चले कि पुरस्कृत शिक्षक फोरम बाड़मेर के जिला अध्यक्ष
सालग्राम परिहार ने बताया है कि सैनिक क्षत्रिय माली सेनी सांस्कृतिक संवर्धन और साथ ही साथ इतिहास शोध संस्थान जोधपुर के द्वारा जसधारी गोराधाय पुरस्कार के तहत ही रूप में 11,000 की राशि भी विद्यालय के लिए फिसल पट्टी बनाकर के सुविधा प्रदान की गई थी। गीता माली विद्यालय के भौतिक विकास के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में विद्यालय का जो रंग रोगन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे तमाम कार्य भी अग्रणी भूमिका पर निभा रहे हैं। गीता माली ने देहदान की घोषणा कर जीवन के बचाने के लिए एक नया संदेश दिया है। संघर्ष करते हुए विद्यालय के प्रति समर्पित भाव भी रखकर एक नई पहचान भी उन्होंने बना ली है। मेरा नाम गीता कुमारी है। मैं राज्य की शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय सरपूर्ण बालिका सरका पर बांद्रा में कार्यरत हूँ। हाल ही में मुझे जसधारी गोराधाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान में मुझे 11,000 की राशि रोकड़ दी गई थी। इस राशि से मैं मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे विद्यालय में फिसल पट्टी बनाकर बच्चों को भेंट कर रही हूँ, क्योंकि गोराधाय का जीवन दर्शन मैंने पढ़ा है। तो गोराधाय ने जिस तरह एक बालक की रक्षा की थी, उसी की प्रेरणा से मैं भी मेरे विद्यालय में बच्चों के लिए खेलने के लिए फिसल पट्टी बनाकर भेंट कर रही हूँ। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस सम्मान से मिली प्राप्त राशि, रोकड़ राशि से मैं कुछ बनाकर जो मैं बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार चीज खरीद सकूं और मैं मेरे विद्यालय में भेंट कर सकूं। मैं गोराधाय संस्थान को धन्यवाद देती हूँ। पूर्व सांसद गंगाराम कोली का शव यात्रा उनके निवास स्थान से शव वाहन द्वारा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। अंत्येष्टि संस्कार कस्बे के गौघाट शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर के सम्मानित किया गया। वहीं साथ ही पुलिस वृत्त उपाधीक्षक अजय शर्मा और बयाना एसडीएम विनीता स्वामी और कोतवाली प्रभारी पूरन सिंह मीणा ने उनको पुष्प चक्र भी अर्पित कर सलामी दिया। पुलिस ने 3 पुष्प चक्र अर्पित कर पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। वहीं मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ बेटे द्वारा दी गई है। इस मौके पर उनकी पुत्रवधू भरतपुर सांसद रंजीता कोली, जिला प्रमुख जगत सिंह और प्रमुख राजवीर सिंह भी फौजदार प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, धर्म सिंह चौधरी, सुरेश कासना सहित काफी लोग भी इसमें मौजूद रहे। संगरिया कृषि उपज मंडी समिति के सचिव की लापरवाही के चलते सरेआम सफाई अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर संगरिया कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सुभाष सहारण के द्वारा लापरवाही के चलते विभिन्न प्रकार की समस्याएं लगातार बढ़ रही है। व्यापारी, मजदूर और किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं साथ ही सचिव को संगरिया, टिब्बी, रावतसर और गोलूवाला हनुमानगढ़ मंडियों के कार्यवाहक सचिव होने के नाते काफी समय तक मंडी में सचिव नजर तक नहीं आते हैं। वहीं मंडी में जगह जगह गंदगियों का अंबार लगा पड़ा है। जगह जगह पर कूड़े कचड़ों का ढेर लगा पड़ा है। गंदे पानी की निकासी हो रही है, नाली की साफ सफाई नहीं हो रही है, नाली अवरुद्ध हो रहे हैं। वहीं साथ ही इससे जो समस्याएं पैदावार हो रही है, उससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और विकास जो है वो ठप पड़ी हुई, जिससे व्यापारियों को आढ़त तक नहीं मिल रहा है। गेहूं के सीजन में मजदूर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कि जिम्मेदार मंडी सचिव हैं और इन सभी के जिम्मेदार जो है वो वही बताए जा रहे हैं। सीजन में कोई भी चौकीदार नहीं होने से, उनकी जो बड़वाना है वहीं पहुंचने से, आपको बता दें कि जहां पर जो लगातार इस तरह के मामले सामने आते, वहीं व्यापारियों जो है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीजन में कोई भी चौकीदार नहीं है, उसकी वजह से बरदाना पिंड की ढेरी पर नहीं पहुंचने से मजदूरों को बहुत परेशानियां भुगतनी पड़ी है। सरकार को चाहिए कि सांगरिया में स्थायी सचिव की नियुक्ति करे, ताकि जो किसानों की समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जा सके। अलवर में मूक बधिर बच्ची से गैंगरेप के बाद तिजोरा ओवरब्रिज पर फेंके जाने की घटना के विरोध में देश भर में आवाज उठ रही है। जिले में बढ़ते महिला और अपराध और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा की मांग करने पहुंची छात्राओं पर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया गुस्सा हो गए। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि राजनीति नहीं, पढ़ाई करो।
छात्राओं से उनका और पिता का नाम भी और साथ ही नंबर भी लिया है, जहां पर जिला कलेक्टर ने एडीएम सिटी सुनीता पंकज से कहा है कि इनके नंबर नोट करो और इनके पिता से बात करो कि आपकी बच्ची पढ़ने आई है या फिर राजनीति करने आई है। इतने में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने कहा कि अपने हक की आवाज उठाना राजनीति है। ऐसे में जो अलवर में मूक बधिर छात्रा की जो ये बच्ची की जो गैंगरेप का मामला है वो लगातार राजनीति की ओर रुख लेते जा रहा है। लगातार जो इस पर प्रदर्शन है जगह जगह पर जारी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर के चलते ही जिला कलेक्टर नथमल लीडेल ने जिले के व्यापारियों के साथ बैठक की है। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि व्यापारिक गण कोरोना की नई गाइडलाइंस जो कि जिले भर में 11 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी, उसकी पालन करना सुनिश्चित करें। नई गाइडलाइंस के अनुसार ही सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल और अन्य जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उन्हें रात 8 बजे तक ही खोले जाएंगे। हर शनिवार और रविवार को रात 11 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक की अनुशासन कर्फ्यू लगाई गई है, उसका पालन करना भी सभी व्यापारियों को अपना बाजार बंद रखना होगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। जिला कलेक्टर ने आगे कहा कि जिले में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर ही जिले भर में सभी दुकानदार खुद भी मास्क लगाकर रखें और जो दुकान में ग्राहक आ रहे हैं उनको भी मास्क लगाने की हिदायत दे। साथ ही साथ दुकान में कार्य करने वाले कार्मिकों को भी दोनों डोज लगवाना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में जो राजस्थान में लगातार जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर ये सारे गाइडलाइंस लगाए गए हैं। उनके साथ ही साथ व्यापारियों को हिदायत भी दी गई है इस बैठक में। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां अभिनव एकेडमी विद्यालय में कोरोना से बचाव के लिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था। जहां पर संस्थान निदेशक योगेश धैड़र ने बताया है कि विद्यालय में शिविर 4 दिनों तक चलेगा और शिविर में विद्यालय के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं इस दौरान ही शिविर में विद्यालय के बच्चे भी वैक्सीनेशन के प्रति काफी खासा उत्साह भी उनमें नजर आ रहा था। अभिनव एकेडमी में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन का एक बहुत ही बड़ा कैंप रखा गया है, जिसे 2 या 3 दिन में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं यूपीएससी नौर की टीम का और मेरे सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, मेरी पूरी स्कूल टीम का आभारी रहूंगा जिन्होंने इसमें भरपूर सहयोग किया। छात्र छात्राओं ने भी खूब जोश से इसमें भाग लिया है, जो कोरोना को भगाने में हम सबका साथ दे रहे हैं। मैं एक बार फिर आभारी रहूंगा पूरी टीम का और अभिनव एकेडमी पूरी टीम का, क्योंकि बच्चों को पिछले 2 साल से जो अध्ययन में बाधाएं मिली हैं उनसे उनकी पढ़ाई में बड़ा व्यवधान पैदा हुआ है। उसे दूर करने के लिए हमें सबसे बड़ी ताकत वैक्सीनेशन ही रखनी होगी और वैक्सीनेशन 100% हो जाएगा तो हम लोग अपने अध्ययन को सुचारू रख सकते हैं। यहाँ तो 2-3 दिनों से सेशन चल रहा है अभिनव एकेडमी में और लगभग आज हमने 150 बच्चों का टारगेट था, लगभग पूरा कर लिया है और आगे 2-4 दिनों में हमने लगभग 500-600 बच्चों का टारगेट है वो हम पूरा कर लेंगे। अभी तक कितने प्रतिशत बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है जी? हमारा तो यही लक्ष्य है कि हम 100% तक पूरा कर लेंगे। आपका ये अभियान हर स्कूलों में लगेगा क्या? हाँ, हर स्कूलों में लगेगा। भरतपुर में एसपी देवेंद्र बिश्नोई की ओर से फरार मुलजिमों को गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत ही एएसपी अनिल मीणा और सीओ नदबई नीतिराज के नेतृत्व में ये कार्रवाई करते हुए एक इनामी बदमाश को भी पकड़ा गया है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया है कि साइबर अपराध तकनीकी यूनिट टीम और नदबई थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर कुम्हेर रोड गंगारोली पर डकैती के एक मामले में 8 साल से फरार 4000 के इनामी बदमाश जाकिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना नदबई पर इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ पर ये कई दिनों से फरार चल रहा था, इसको लेकर के लगातार इसको पुलिस ढूंढ रही थी, जिसको लेकर के 8 साल से ये फरार था, जिसको आज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि ये आरोपी 4000 के इनामी बदमाश है, जो कि इसको आज गिरफ्तार किया गया और तमाम तरह के मामलों में भी इसके खिलाफ दर्ज थे और साथ ही साथ जो साइबर अपराध के मेनली मामला साइबर अपराध के मामले में ये आरोपी गिरफ्तार किया गया है।
महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में राजस्थान सबसे बदनाम है। एनसीआरबी की अगर बात करें, उनके आंकड़ों की अगर बात करें तो उनके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा अगर दुष्कर्म के मामले आते हैं तो वो राजस्थान से आते हैं। हालांकि पुलिस ये भी दावा करती है कि दर्ज मुकदमों में 43% झूठे पाए जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं में इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। जहां पर मंगलवार को अलवर में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली की निर्भया की तरह ही दरिंदगी हुई है। गैंगरेप के बाद ही उसे ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया गया है। उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने अलवर से जयपुर रेफर किया था, जहां पर इलाज के दौरान बुधवार को उसकी सर्जरी की गई। अलवर की इस निर्भया के साथ हुई ज्यादती और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर के प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को भी कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। तो वही साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो कहा कि प्रदेश में बेटियां आए दिन दरिंदों की हवस का शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार शून्य है। हालांकि इस मामले पर अभी तक न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई बयान आया है और न ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताते चले कि 4 दिन पहले ही भरतपुर में भी गैंगरेप की शिकार हुई नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। इन दोनों ही घटनाओं ने आम जन को झकझोर कर रख दिया है। तो वहीं साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रतिनिधिमंडल भी पीड़िता की खबर लेने के लिए और साथ ही साथ सरकार से दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए बात कही थी और यही बात को लेकर के और ये बात यही नहीं रुकी, वो प्रतिनिधिमंडल सवाई माधोपुर भी पहुंच गया था, जहां पर छुट्टियां मनाने आई हुई कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी से इस मामले को लेकर के बातचीत करने भी पहुंच गए थे। लेकिन यहां भी प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं बन पाई और पुलिस जाब्ते के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को 2-2 हाथ करना पड़ा। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर के राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी दोषियों को पकड़वाने की मांग पर अड़ी है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है और पुलिस महकमा इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं, ऐसा बता करके नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही अब तक इस मामले को 68 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी भी खाली हाथ है। न तो पुलिस गिरफ्तारी कर पाई है, न ही दोषियों का पता लगा पाई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस निर्भया को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आखिर इस निर्भया के आरोपी जो है वो कब तक सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, मामला तो बड़ा गंभीर है और उसी गंभीरता को देखते हुए हम लोग कल जब से सूचना मिली पुलिस को, तब से मतलब पुलिस अधीक्षक तो स्वयं हॉस्पिटल में ही थी, मौके पे आई वो, और लगातार मैं भी पूरी रात हम इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। अब चूंकि जिस तरह की घटना हुई है वो मतलब एक समाज के लिए बड़ी एक मतलब ऐसी झकझोर देने वाली घटना है ये, क्योंकि बच्ची और वो भी एक मंदबुद्धि बच्ची और असहाय, जो थोड़ा बोलने में भी उसको दिक्कत है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो उससे पूरा ही मतलब एक तरह से जो है पुलिस के लिए नहीं, पूरे मतलब जो भी इसको सुनता है उसके लिए मतलब एक बहुत ही झकझोर देने वाली जैसी सी घटना है ये। तो उसी के लिए हम लगे हुए हैं कि भाई इसमें जल्दी से, एक तो ये कि भाई पहला उसका बच्ची का जो है इलाज अच्छे से हो। तो बच्ची को वहाँ जेकेलोन में रात को ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया था और फिर वहाँ पे एक स्पेशल टीम के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है, आवश्यक सर्जरी की जा रही है। और वहाँ भी जो भी कई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जैसे सिविल राइट्स के जो अधिकारी हैं, मैं खुद वहाँ पे गया था और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी ममता भूपेश जी और टीकाराम जी वो भी वहाँ आए थे। जिस तरह से अलवर की एक नाबालिग बच्ची का मामला हमारे सामने आया, जो कि बहुत गंभीर है और इसको अभी हम भूल नहीं सकते कि बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है उसको किसी लोहे की रोड की वजह से किसी ने मारपीट कर दी हो या बच्ची कहीं फिसल गई है या दुष्कर्म की घटना है, ये अभी थोड़ा संदिग्ध है। और पूरे मामले का बच्ची का इलाज चल रहा है और पूरा मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जब पुलिस के द्वारा हमें दी जाएगी उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। बच्ची किस हिसाब से घर से बाहर गई थी, क्या मामला था, या उसको कोई लेके गया महिला को? देखिए, इसी सब चीज की जांच चल रही है और बहुत ही जल्द पूरे मामले की जब तथ्यात्मक रिपोर्ट और जांच होकर हमारे सामने आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। इससे पहले भी हरिद्वार में बहुत
बहुत सारे ऐसे केस आ चुके हैं जो बच्चों से रिलेटेड हुए, तो उस केस में बता बिल्कुल, बाल आयोग इन सभी केसों को गंभीरता से लेता है और बहुत जल्द हम और भी अधिक गुड टच बैड टच के कार्यक्रम रखेंगे, जागरूकता अभियान लाएंगे और वहाँ जो कार्य कर रहे हैं एनजीओज उनको भी कहेंगे कि वो अधिक से अधिक इस तरह के अभियान चलाएं, जिससे कि हम दुष्कर्म की घटनाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा सकें। जैसा कि आपने देखा, लगातार पुलिस प्रशासन बस इसी बात का हवाला दे रही है कि जांच जारी है, कार्रवाई जारी है, दोषियों को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, 68 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 68 घंटे तक आखिर ये पुलिस कर क्या रही थी जो अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ पाई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी इनके हाथ में लग चुकी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर कब जाकर के पुलिस प्रशासन एक्टिव होंगे और कब जाकर के ये जो रेप के केसेस हैं वो होना बंद होंगे और कब जाकर के बेटियां सुरक्षित होंगी। आखिर इस पीड़िता को न्याय मिलेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है और मिलेगी तो कब तक मिलेगी। खबरें राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।